हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इंडियन पॉलिटी का हम लोग सीरीज खत्म कर रहे थे और उस सीरीज में जिसमें हम लोगों ने रिजोल्व लिया था कि 2000 एमसीक्यूज करेंगे, उस सीरीज में हम लोग अराउंड 440 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 23 एज हैज बीन आवर रिचुअल दैट इन एवरी वीडियो दैट वी टेक अराउंड 20 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड कर किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करने हैं, कहाँ क्या चीज़ फोकस करना है, कहाँ कैसे किस क्वेश्चन को, सो ये सभी एस्पेक्ट हम लोग कवर करते हैं। सो आइए देखते हैं कि टेस्ट नंबर 23 में हमने किस तरह के 20 क्वेश्चंस डाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी कॉमन टेम्पलेट अक्रॉस द वीडियो, राइट, जिससे कि आप लोग सेल्फ इवेलुएट कर सके, सेल्फ असेस कर सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज 441। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ कुछ पोस्ट दिए गए हैं, कुछ डेजिग्नेशन दी गई है, कुछ डिग्निटरीज के पोस्ट दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। सो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इंडिया में कि चीफ जस्टिस कहाँ स्टैंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ स्टैंड करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। सो वो बताना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहला जगह जो आता है वो प्रेसिडेंट का आता है, फिर यू हैव वाइस प्रेसिडेंट, देन यू हैव प्राइम मिनिस्टर, PM, then you have this governor, right? So इस तरह का एक सीक्वेंस है। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ये विकिपीडिया से उठा के आपका स्नैपशॉट डाला हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रेसिडेंस में हमें ये सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले गिवन 4 डेजिग्नेशन में सबसे पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, मीन्स 4 आएगा, ओ आंसर भी रिफ्लेक्ट हो गया, 4 आएगा। देन यू हैव दिस गवर्नर, गवर्नर के बाद आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, देन चीफ जस्टिस। सो 4 3 2 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 442 पे हम लोग मूव होते हैं। द सेक्शन 151 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यू हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड 1950। इस पे हम लोग वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो यूटिलिटेरियन आईएएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आप लोग टाइप कीजिएगा, आप लोगों को इसके ऊपर कि क्या डिफरेंस है 1950 और 1951 में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाज रिसेंटली न्यूज, इट डील्स विद। तो 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो डील करता है वो डील करता है बाय इलेक्शंस के साथ, कि बाय इलेक्शंस टाइम लिमिट विद इन विच कैजुअल वैकेंसी इनटू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी फिल्ड थ्रू बाय इलेक्शंस, ठीक है। 6 मंथ्स का गैप, नॉट मोर देन 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए अगर एक वैकेंसी क्रिएट हुई है तो, ठीक है। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, हम लोग डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब यू हैव बी, राइट, बी। 443 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन्स कमिटमेंट गिवन बाय द मिनिस्टर्स, ठीक है, मतलब सवाल पूछे जाते हैं या फिर कुछ डिमांड की जाती है। यू हैव मिनिस्टर राइजिंग इनटू द लोकसभा एंड राज्यसभा, और वो फिर कुछ कमिटमेंट देते हैं रेलवे के बारे में। किसी MP ने खड़े होकर कि मेरा संबलपुर उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं MP बन के आया हूँ, वहाँ रेलवे की कोई लाइन नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर कि वहाँ एक रेलवे के, तो रेलवे मिनिस्टर खड़े होते हैं और रिप्लाई देते हैं कि अगले 6 महीने में यहाँ रेलवे का एक स्टेशन जो है वो बन जाएगा और यहाँ कनेक्टिंग जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके ऊपर ट्रैक कौन रखेगा, ठीक है, कोई कमेटी है क्या? तो यस, देयर इज दिस कमेटी कॉल, वेयर इज दिस कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, है ना। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, जो इन सब चीज़ों का ट्रैक रखेगी और एग्जीक्यूटिव को अपने टो पे रखेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP इज आर क्लासिफाइड एज लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। पूरे DPSP जो कि आर्टिकल 37 से प्राइमरीली 51 तक फैली, बिकॉज आर्टिकल 36 जो है स्टेट का डेफिनेशन है। तो यहाँ इनमें जितने भी DPSP हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इन 3 गिवन DPSPs में से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? टू सिक्योर UCC, तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न, सो ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल का। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP का एक एग्जांपल है। सो ऑल 3 आर एग्जांपल ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, सो D is going to be the right answer. Next, which among the following best describes model of separation of power adopted by
इंडिया। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि 3 ऑर्गन्स है, यू हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इसमें जितना हो सके एक सेपरेशन होना चाहिए। लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इंडिया में एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके लेजिस्लेचर्स के बीच से ही आते हैं, है ना। एमपी चुने जाते हैं और फिर एमपीज जो हैं मिलके, जिनके पास, जिस पार्टी के पास गवर्नमेंट होती है, वो सरकार बनाते हैं, और सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठे लोग हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो अमंग लेजिस्लेचर इटसेल्फ एग्जीक्यूटिव, तो एक तरह का आप देखोगे हार्मोनियस रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखा जाता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, कई बार एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के काम में ओवरलैप करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। सिमिलरली आप जुडिशरी को देखोगे, अभी कोरोना टाइम्स में जुडिशरी इवन पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जुडिशरी कंटिन्यूअसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूछ रहा है गवर्नमेंट से कि हे, ऑक्सीजन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो या मिस हैंडल कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना। जुडिशरी का काम ये नहीं है। जुडिशरी का बेसिक काम जो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से, तो एडजुडिकेशन का प्राइमरीली काम है। बट जुडिशरी क्या है? कई बार पॉलिसी, जब एग्जीक्यूटिव जो है इनएक्टिव होती है या पैरालाइज होती है, यू विल सडनली सी जुडिशरी एक्टिवेटिंग इटसेल्फ। तो जो आंसर है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर, यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स आर डिस्टिंक्ट एंड हैव सेम ओवरलैपिंग पावर्स विद सम ओवरलैपिंग पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट हैव ओवरलैपिंग पावर। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको यूएसए में देखने को मिल सकता है, इंडिया में तो देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, सो सी इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 446, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोल सिंबल्स यूज्ड into elections in India. Reserved symbols are allotted, correct, not correct हमें बताना है। ठीक है, so reserved symbols are allotted to candidates sponsored by recognized state or national party only, so that's correct. 2 or more recognized political parties can have same symbol provided that they do not contend in the same state, or so that is also correct. You have BSP, है ना, BSP किस तरह सिंबल यूज करती है? एलिफेंट का सिंबल। ऑल्दो BSP जो है उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। नेशनल पार्टी का स्टेटस का मतलब क्या है कि अक्रॉस इंडिया ये जहां भी लड़ेगी, ये इसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिफेंट का सिंबल मिल जाएगा। बट यू विल नोट कि बीएसपी का जो एलिफेंट का सिंबल है, ये एक पार्टी है आसाम में, AGP, असम गण परिषद। ठीक है, तो उनके पास भी एलिफेंट का सिंबल है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? ये इस वजह से हुआ है कि बीएसपी आसाम में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं, द डे बीएसपी चूजेस टू कंटेस्ट इलेक्शन इन आसाम, उस दिन AGP को ये एलिफेंट का सिंबल नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द मोर the same, yes, that's correct statement. Not correct पूछा है तो कोई भी इसमें not correct नहीं, सभी correct है। hence just a moment, what it is asking? Not correct. Reserve symbol are allotted to candidates sponsored by, yes, that's correct, right? 2 or more recognized political parties can have same symbol provided that they are not, so both not correct पूछा है। D आंसर इसका होना चाहिए, ना कि C, mistakenly लग गया है। ठीक है, 447, which one of the following ministry conducts economic census in India? economic census कौन कंडक्ट करेगा? ऑफ कोर्स ये सेंसस वगैरह का जो काम है, ठीक है, इकोनॉमिक सेंसस जो भी स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन का, वो मॉस्पी का काम होता है। यू हैव D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 448, if a person is accused of taking bribe in his department, है ना, he can either be punished by his department authorities or persecuted in court of law, but not both। हमें करेक्ट बताना है। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सी, आर्टिकल 20 में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ डबल जियोपार्डी, जो कि क्या कहता है कि एक ही क्राइम के लिए कोर्ट जो है किसी एक बंदे को 2 बार पनिश नहीं कर सकती। यहाँ जो है 2 बार पनिशमेंट मिल रहा है इस केस के अकॉर्डिंग चलें तो, डिपार्टमेंट से भी और कोर्ट ऑफ लॉ से। सो ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट कह रहा है। बट लेट मी टेल यू, डबल जियोपार्डी के अंदर डिपार्टमेंटल एक्शन को सेकेंड पनिशमेंट नहीं माना जाएगा। अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और मैं कोई लॉ वायलेट, सपोज मैं एक क्राइम करता हूँ, मैंने भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ड्रंक इन अ ड्रंकन स्टेट, हाइपोथेटिकल केस आई एम टेकिंग, आई माउड ऑन ए पर्सन, स्ट्राइक डाउन अ पर्सन, बंदा मर जाता है। तो देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ में मेरे ऊपर क्रिमिनल केस भी चलेगा, प्लस DOPT जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है मेरा, ठीक है, वो अलग से डिपार्टमेंटल एक्शन चला के मुझे डिसमिस भी कर सकती है।
मैं आर्टिकल 20 में डबल जीओपार्डी में जो है वो प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एनी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है एंड दिस स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सेकंड ओनली इज गोइंग टू बी करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। 449 विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोकल स्टेट्स, सो दैट इज करेक्ट। 1/6 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स 3 ईयर, नहीं 1/6 नहीं भाई, 1/12 जो है आपके टीचर्स इलेक्ट करते हैं एंड 1/12 जो है आपके ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। 1/12 आर नॉमिनेटेड बाय, तो यहाँ एक नई चीज आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो 1/12 बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए मिसकॉन्सेप्शन किस चीज का है, लोग कहते हैं कि 1/3 जो है वो एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करेगी, फिर 1/3 जो है अगला वो आपका लोकल बॉडीज करेंगी, है ना, फिर 1/12 जो है ये आपके टीचर्स कर रहे हैं, 1/12 अगले ये आपके स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो बचा हुआ नंबर क्या है, 1/3, दिस विल ट्रांसलेट इनटू 2/3, है ना, 1/12 1/6, तो बचा हुआ नंबर क्या है, दैट इज 1/6, है ना। तो 1/6 जो है गवर्नर करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि रिमेनिंग नंबर जो है, रिमेनिंग नंबर है ना, रिमेनिंग नंबर का जो नॉमिनेशन है वो गवर्नर है। तो रिमेनिंग क्या है, 2/3 प्लस 1/6, तो रिमेनिंग नंबर है 1/6, ठीक है। तो 1/6 गवर्नर करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको वर्ड रिमेनिंग याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो 2/3 ऑफ सर्टेन नंबर होगा, 1/6 ऑफ सर्टेन नंबर होगा, वो फ्रैक्शन नहीं। आदमियों को जब इलेक्शन होता है, जब नॉमिनेशन होता है, तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप फ्रैक्शन में नहीं डिवाइड कर सकते। सपोज 2/3 जो है या 1/3 ऑफ एमएलए विल बी इलेक्टेड बाय व्हाट, this 1/3 of MLCs will be elected by MLAs, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। और 1/3 मेंबर अगर 41.6 आता है तो 41.6 कैसे इलेक्ट करोगे, तो इसको 42 राउंड फिगर में कर दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ कुछ फ्रैक्शन आएगा, तो फ्रैक्शन को राउंड फिगर में आपको करना पड़ेगा। सो हो सकता है गवर्नर जब नॉमिनेट करे तो 1/6 वैसे मैथमेटिकली आपको दिख रहा हो, बट 1/6 नहीं होगा, वो एक्चुअली रिमेनिंग होगा। इन सब से जो बच जाएगा वो रिमेनिंग का नॉमिनेशन जो है वो गवर्नर करेंगे। सो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज ए। 450 with reference to the composition of constituent assembly consider the following statement, okay, seat allocated to the provinces and princely state were in proportion to the area, नहीं एरिया के proportion में नहीं था, it was in proportion to the population, correct हमें बताना है। seats allocated to each British province were to be decided among Hindu and Muslims only, नहीं it was among Muslim, Sikhs and general candidates, है ना, जिसमें जनरल में आपके सारे रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख आ जाते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। सो नाइदर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, नाइदर 1 इज करेक्ट नॉर 2 इज करेक्ट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग बिल्स नीड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के मनी बिल को क्या प्रेसिडेंट्स के प्रायर अप्रूवल के, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, है ना, तो आपका 2 नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया, इधर ये होगा या ये होगा, देख लेते हैं। स्टेट बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, स्टेट अगर कोई बिल लाता है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड को, तो ऐसा बिल को भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी, प्रायर अप्रूवल के। स्टेट को वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। बिल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड रीऑर्गेनाइज, सो ये आर्टिकल 2 में आपका, तो आर्टिकल 2 में ऐसे बिल को भी प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल। सो 1, 2, 1, 3, 4 is going to be the right answer and C is going to be the right answer। 4 under the Constitution of India regarding which of the following Rajya Sabha has exclusive jurisdiction, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ, तो पहले ही लाइन में आपका आंसर मिल गया। ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर क्रिएशन किया जाना है तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो है, ऐसा बिल जो है पहले राज्यसभा में ही ओरिजिनेट होगा, लोकसभा में, लोकसभा के पास जाएगा, बट ओनली व्हेन राज्यसभा हैज पास्ड दैट रेजोल्यूशन। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।
ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर। 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स ऑन इन पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट इज करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द स्टेट कैन नॉट बी मूव्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर लाना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, सो ये इनकरेक्ट आपका हो जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट जो है वो स्टेट ये यूनियन लिस्ट में नहीं, ये स्टेट लिस्ट में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई विल एडवाइज कि ऑल्दो मैं मतलब जहां मुझे आंसर मिल जाता है मैं छोड़ देता हूं, बट आप लोगों को अगली लाइन अगला स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ना है कि हो सकता है एक क्वेश्चन के दो आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से मोस्ट लाइकली आंसर जो है वो हमें छांटना होता है। 454 विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताना है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट मेंबर, क्या बात करते हो, रूल्स कमेटी के तो रदर चेयरमैन होते हैं स्पीकर। ओके, सो दैट्स इनकरेक्ट। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद द एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट्स correct, so second is going to be the right answer, that is B। 455 with reference to the Indian Parliament consider the following statement, और हमें correct बताना है। okay, a person is qualified to fill seat in the Council of State and House of the People if he is not less than 25 years of age, so that is correct। incorrect, हाउस ऑफ पीपल में तो मतलब लोकसभा में तो 25 साल का एज चल जाएगा अगर कॉन्टेस्ट करना चाहते हो आप इलेक्शन, बट काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा में 30 इयर्स का एज होना चाहिए, सो ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और पर्सन एक्ट इज सच शैल नॉट वोट at any sitting of the either house of the parliament in first instance but shall have exercise a casting vote in case of an equality of वोट। ठीक है, तो ऐसा होता है, राइट, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज बी, नाइदर 1 nor 2, no, the B will be the right answer। 456 when a bill has been passed by one house and transmitted to the other house in the Indian Parliament, okay, in which of the following circumstances the president, कौन कौन से circumstances में जो मेनली ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलवा सकता है when the other house जिसमें बिल गया है ट्रांसमिट हुआ है वो रिजेक्ट कर देता है, तो यस इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुलवा सकते हैं। मोर देन 3 months हैव बीन इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट, सो 3 months नहीं 6 months का टाइम होता है। अगर एक हाउस ने बिल भेज दिया है और दूसरा हाउस काम ही नहीं कर रहा, लगातार 6 महीने तक उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा, उसको पे वोटिंग ही नहीं करवा रहा, विचार विमर्श नहीं कर रहा, तो 6 महीने बाद जो है प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलवा सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, वन ओनली, दैट इज ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग GOI 1935। इट एक्सटेंडेड सेपरेट, करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द FPSC, दैट्स करेक्ट। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो कि आज सुप्रीम कोर्ट, दैट्स करेक्ट। इट abolished bicameral, so this is incorrect। ठीक है, 1935 में तो 6 से बढ़ा के 11 प्रोविंसेस में आपके जो है बाइकैमरलिज्म कर दिया गया था। ठीक है, सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 458 विद रेफरेंस टू द मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, द प्रेसिडेंट हैज पावर, और नॉट करेक्ट हमें बताना है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ मनी बिल even if it is certified, प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, दैट्स करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इफ द बिल इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा देन द नेचर ऑफ बिल इज नॉट ओपन टू द क्वेश्चन, नहीं, नेचर ऑफ बिल कैन बी क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट, पास्ट में सुप्रीम कोर्ट, so this is also incorrect, not correct, so C, that is both the statement is not correct, C is right answer। 459 second last question, which of the following committees of the Constituent Assembly was headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्रोविंशियल कमेटी नहीं, सरदार वल्लभ पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। यूनियन पावर्स कमेटी, दैट्स करेक्ट। दीज 2 committee out of these 3 given committees were being chaired by Pandit Jawaharlal, late Sri Jawaharlal Nehru, our first prime minister। So 2 and 3 is going to be the right answer, hence B is the right answer। Which of the following is not feature of parliamentary form of government? ठीक है, collective
कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो फीचर है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होल कैबिनेट की। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड, दैट इज आल्सो करेक्ट, यू हैव प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड होते हैं। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, नहीं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता। हमने अभी देखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में किस तरह से ओवरलैपिंग पावर स्पेशली इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो होता है। सो दैट इज इनकरेक्ट। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर, तो हार्मनी तो होती है। सो क्या आंसर हो गया, कौन सा गलत, नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट यू हैव बी, ठीक है। सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक अस, डू लेट अस नो कि किस तरह का ये वीडियो लगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।